गुड मॉर्निंग एवरीवन। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए मैं घनपत फिर एक बार नई जोश खरोश के साथ लेकर आया हूँ कुछ मज़ेदार साइंस कंटेंट, साइंस टॉपिक जो आपके उथल पुथल मन में उमड़ती घुमड़ती सवालों का जवाब देकर मैं आपको शांत कर सकूं। यानी कि शांत करने का तात्पर्य है कि आपको आपके भीतर में नया ऊर्जा, नया जोश, नई उमंगें भर सकूं, ताकि आपको बायोलॉजी का क्षेत्र में हो या साइंस का क्षेत्र में कहिए कि रुचि लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ ज़रूरी बातें बोलना चाहूँगा कि मेरा यह छठा क्लास है। मैं आप सभी को सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में विस्तार से पढ़ाया, विस्तार से समझाया, विस्तार से बताया। मेरे पढ़ाए गए चैप्टर में से अगर कहीं से भी आपको माने सवाल हो या संदेहास्पद संदेह लगे, यानी कि आपको समझ में नहीं आए, तो आप बेशक मेरे YouTube चैनल में जा कर के YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे निसंदेह आप कमेंट करें कि आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया, ताकि मैं कौन सा आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं क्या करूँगा, अगले क्लास में जा कर के अगले यानी कि वीडियो में नेक्स्ट संडे का वीडियो होगा, उसमें मैं आप सभी को उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। दूसरा आप मेरा YouTube चैनल को अपने अड़ोस पड़ोस, अपने साथी दोस्त यार जितने भी हैं, जो यानी कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिसको आवश्यकता है साइंस कंटेंट की, लेकिन उनके प्रयास के बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, इस तरह के अनेक स्टूडेंट होंगे, अनेक छात्र होंगे, उन्हें मेरा लिंक शेयर कर दिया जाए, ताकि गरीब से गरीब छात्र छात्राएँ मेरा निःशुल्क निस्वार्थ शिक्षा का भरपूर लाभ ले सके और वे लाभान्वित हों। तो देर नहीं करते हुए मैं अपना क्लास शुरू करूँगा, है ना। तो इसमें क्या है, हम लोग रिव्यू, जैसे प्रत्येक क्लास की भांति हम लोग रिव्यू करते हैं पिछला क्लास वाला, वैसे ही इस पर भी हम लोग रिव्यू करेंगे, यानी समीक्षा करेंगे। पिछला क्लास में हमने WBC के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। सभी घटक WBC के सभी घटक जो होते हैं, सभी अंश पर हमने गौर किया। हमने पढ़ा WBC 5 प्रकार के होते हैं: बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बेसोफिल हमें एलर्जी से रक्षा प्रदान करता है, जिस तरह से हमने पढ़ा। न्यूट्रोफिल हमें जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज से, जो हमें रक्षा करता है। इस तरह से इसिनोफिल हम लोग देखें। इसिनोफिल ये हमें वायरस या फिर प्रोटोजोअल डिजीज से जो होने वाले रोग हैं, उससे हमें रक्षा प्रदान करता है। और आप सभी ने जानते ही हैं कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट किस तरह से आपकी मम्मी की सहेली है, इस पर हमने चर्चा किया। मम्मी की सहेली यानी ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये एडवांस लेवल पर फ्यूचर के लिए हमारा काम करते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, हमारे लिए एंटीबॉडी तैयार करते हैं और हमें जो है विभिन्न बीमारियों से रक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि एडवांस लेवल पर ये एंटीबॉडी तैयार करके हमें रक्षा करते हैं। तो इस तरह से आपकी मम्मी का सहेली होता है ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इन सभी मज़ेदार तथ्यों के साथ साथ हमने एलर्जी पर भी विस्तार से चर्चा किया। एलर्जी किस तरह से हिस्टामिन केमिकल, लीवर द्वारा बनाया गया हिस्टामिन केमिकल हमें हार्मफुल केमिकल से रक्षा करता है, और हमें हार्मफुल केमिकल को किस तरह से निष्प्रभाव करता है, और ये किस तरह से निष्क्रिय कर देता है, यानी कि कहिए कि इनएक्टिव कर देता है वो हमारा आपका जो है हार्मफुल केमिकल जो बॉडी में आया हुआ रहता है।
हमने इसके साथ साथ टीकाकरण पर चर्चा किया, टीका क्यों लेनी चाहिए, है ना, टीका क्यों लेना चाहिए, टीकाकरण से हमें क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके साथ साथ हमने रोज़मर्रा की सॉरी, इसके साथ साथ हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्राय काम आने वाले पैथोलॉजी रिपोर्ट को रीड करने का तकनीकी जानकारियाँ आप सभी को मैंने दी। टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में मैंने बताया। हमने आपको सिखाया कि अगर आप बीमार हैं और बेसोफिल नॉर्मल रेंज से अधिक बढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेंज यानी कि 0 to 1%, 0 to 1% से बढ़ा हुआ है, आप बीमार अवस्था में हैं और आपका बेसोफिल जो है नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आप किसी हार्मफुल केमिकल के दुष्प्रभाव से ग्रसित हैं। क्योंकि बेसोफिल आपके बिना खाए पिए किस तरह से बढ़ जाता है, आप बीमार अवस्था में हैं और बेसोफिल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आपको आपका बॉडी स्टिमुलेट होकर के, मतलब कि उसको माने खा पी करके आप नहीं कहिए कि उसको सभी एनर्जी जो है आपका बेसोफिल बढ़ाने में लगा देता है। और बेसोफिल क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका हार्मफुल केमिकल जो है आपका बॉडी में आ गया है। तो यानी कि अगर नॉर्मल रेंज से आप बीमार अवस्था में हों और नॉर्मल रेंज से अगर बेसोफिल आपका बढ़ गया है, तो समझ जाइए कि आप किसी न किसी माने हार्मफुल केमिकल के शिकार हो गए हैं और आपका बॉडी में हार्मफुल केमिकल है जिसको बेसोफिल नष्ट करने के लिए अधिक मात्रा में बना हुआ है। आप ध्यान रहे कि आप बीमार अवस्था में हो तभी इसको यह हो। अगर आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, इस तरह से आप बीमार अवस्था में हैं और आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ से तात्पर्य है कि आपका नॉर्मल रेंज जो होता है उससे बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है, अगर न्यूट्रोफिल आपका बढ़ा हुआ है तो आप क्या समझेंगे कि आप कोई बैक्टीरियल डिजीज से परेशान हैं, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज के बैक्टीरियल जो है यानी कि जीवाणु जनित रोग से आप ग्रसित हो गए हैं। और अगर आपका इयोसिनोफिल बढ़ा हुआ है तो आप अवश्य कोई वायरल या प्रोटोजोअल डिजीज के शिकार हो गए हैं। आज का क्लास में हम WBC के विभिन्न बीमारियों के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे, लास्ट है हमारा जो है कि आपका प्लेटलेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का WBC के कारण माने कम होने के कारण या WBC बढ़ जाने के कारण जो बीमारियां होती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका जो है कि WBC का मतलब नॉर्मल रेंज क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। WBC का नॉर्मल रेंज, WBC का नॉर्मल रेंज आपका होता है, WBC का नॉर्मल रेंज मतलब मनुष्य में WBC कितना होता है, यानी मानव का शरीर में WBC कितना होता है, कहने से कहिए कि ये 8,000 से 10,000 होता है। 8,000 से 10,000 मतलब पर 100 ml HB आपका WBC पाया जाता है। इसको हमने पहले ही पढ़ चुका है। लेकिन इसको जब नॉर्मल रेंज का हम बात करते हैं, नॉर्मल रेंज का कहने से मतलब है कि आपको मतलब कितना नॉर्मल रेंज रहे कि आप प्रभावित ना हो, इसके लिए इसको नॉर्मल रेंज हम लोग लिखते हैं। तो नॉर्मल रेंज का बात जिस समय हम लोग करेंगे, नॉर्मल रेंज ऐसे तो होना ही चाहिए आपका कि 8,000 से 10,000, लेकिन नॉर्मल रेंज जब हम लोग लिखते हैं तो 4,000 से शुरू करते हैं और इसको हम लोग 10,000 तक लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि 4,000 कहने का मतलब आपको 8,000 से अगर 7,000 हो जाए तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, 6,000 हो जाए तो भी उतना परेशान होने की मतलब है आपको दिक्कत। यह है इंडिकेट कर रहा है कि आपका कम हो रहा है लेकिन आपको काम चल सकता है। लेकिन अगर आपका 4,000 से अगर कम हो जाता है तो आप समझिए कि आपका गंभीर मतलब आप इम्यूनिटी अब यानी कि गंभीर रूप से आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया है, जो किसी भी प्रकार का
रोग आपको अटैक कर सकता है। किसी भी प्रकार का रोग का मतलब है कि कोई आपको रसायन का प्रभाव भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, या आपको जीवाणु का भी या विषाणु का भी कहिए, या फिर आपका कोई प्रोटोजोआ का भी मतलब जोरदार आक्रमण आप पर हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि 4000 से नॉर्मल रेंज जो है 4000 से 10,000 हम लोग लिखे हैं। लिखने का यही तात्पर्य है कि 4000 से अगर थोड़ा सा भी कम होता है, यानी कि 4000 के आसपास 4500 रहा है, तो आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 4000 से नीचे है तो ये जो स्टेज होता है, ये इसको हम लोग लीकोपिनिया स्टेज कहते हैं। अगर आपका 4000 से नीचे, 4000 से भी अगर नीचे चला जाए तो ये हम लोग कहते हैं लीकोपिनिया। लीकोपिनिया लीकोपिनिया इसको कहा जाता है अगर 4000 से आपका नीचे आ जाए। इस तरह से अगर आपका नॉर्मल रेंज से अगर बढ़ता है, हम लोग देखते हैं ये नॉर्मल रेंज से बढ़ता है, यानी कि आपका 10,000 से 11 हो जाए, 11,000 है और आप क्या है कि बीमार अवस्था में हैं, बीमार अवस्था में हैं और आपका 10,000 से आपका बढ़ा हुआ है ज़्यादा। ठीक है, आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई उतना ये की वाली बात नहीं है, क्योंकि WBC है और 10,000 आपका नॉर्मल रेंज है। 10,000 से 11,000 अगर है और आप अगर बीमार हैं तो समझ जाइए कि आपका स्टिमुलेट होकर के, यानी कि आपका बॉडी उत्तेजित होकर के 10,000 से 11,000 बनाया है। यानी कि आप माने कोई ना कोई माने संक्रमण के शिकार हैं, यानी कि आप कोई संक्रमण या वायरल हो या बैक्टीरियल हो या प्रोटोजोअल हो डिजीज से आप ग्रसित हैं, ये इंडिकेट करता है। यानी कि WBC हमारा 10,000 अगर स्वस्थ हैं आप तो 10,000 से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है तो समझ जाइए कि आपका स्टिमुलेट होकर के आपका बॉडी बढ़ा हुआ है। यानी कि आप हम साधारण भाषा में कहें कि आप जो है खा पी करके अपना WBC को नहीं बढ़ाएं हैं। यानी कि आपका WBC बढ़ने का कारण क्या है कि आप कोई माने संक्रमण पैदा करने वाला जो है बैक्टीरियल डिजीज या फिर वायरल डिजीज के शिकार हो गए हैं, तब आपका WBC बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो इस तरह से हुआ आपके शरीर में मतलब आए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के खिलाफ लड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडी यानी कि WBC बनाया गया है आपके शरीर के द्वारा। आप बाहर से लेकर के खा करके यानी कि खा पी करके WBC नहीं बढ़ा पाए हैं। तो इससे इंडिकेट होता है कि 10,000 से 11,000, 11,000 से 12,000, 12 से 13,000, इस तरह से अगर जा रहा है आपका, जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा आपके बीमार अवस्था में, तो आप समझ जाइए कि उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन आपके भीतर है, यानी कि आपके भीतर उतना ही संक्रमण है। तो ये तो हुई आपके बीमार अवस्था में माने होने वाले माने बातें। परंतु आप स्वस्थ हैं, आप ध्यान दीजिए कि आप स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और आपकी WBC बढ़ी हुई है। ठीक है, आप स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपकी WBC बढ़ी हुई है, तो आप खुश हो जाइएगा, है ना। आप खुश होइएगा, क्योंकि कहिएगा कि क्योंकि आपका WBC यानी कि आपकी एंटीबॉडी ज़्यादा है, अर्थात आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आप कहिएगा। लेकिन आपके WBC थोड़े बहुत बढ़े हुए हैं, तब तो मैं भी आपके साथ खुश होऊंगा, है ना। मैं भी आपके साथ खुश होऊंगा, क्योंकि आपका WBC 10,000 से 10,500 या थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन आपका अगर स्वस्थ बिल्कुल अच्छा है और WBC आपका बढ़ते जा रहा है 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 50,000, इस तरह से अगर बढ़ते जा रहा है, तो आपको गंभीर चेतावनी होगी। आपका WBC निर्माण की प्रक्रिया को माने जो है आपका WBC जो निर्माण की प्रक्रिया है, से निर्माण की प्रक्रिया मतलब आपका बोन मैरो में जो बन रहा है, उसके बाद जो है सेल डिवीजन करते हुए आपका जो कोशिका विभाजन हो रहा है, ये निश्चित रूप से आपका अनियंत्रित यानी कि माने रेगुलेट हो गया है, अनियमित हो गया है। इस तरह से आपका जो है अनियंत्रित सेल डिवीजन हो रहा है। और अनियंत्रित सेल डिवीजन का मतलब आप जान ही रहे हैं, आप नहीं जानते हैं
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अनियमित रूप से सेल डिवीजन अगर कोशिका विभाजन हो तो ये कैंसर की ओर इंडिकेट करता है, कैंसर डिजीज को इंडिकेट करता है। समझ जाइए, ब्लड का जो इस तरह से अगर WBC आपका अनियंत्रित मात्रा में अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो ये ब्लड कैंसर की ओर इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अग्रसर हो रहा है। और इसको इस अवस्था को अगर 50,000 से आपका ज़्यादा मिलता है WBC तो इस स्टेज को आपका 50,000 से, यानी कि 50,000 से अगर आपका ज़्यादा WBC बना हुआ है तो आप समझ जाइए कि आप लीकोमिया स्टेज को आ चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा अगर WBC बनता है, ज़्यादा WBC वाला स्टेज को हम लोग कहेंगे लीकोमिया। अगर कम आपका बना तो उसको हम लोग कहते हैं लीकोपिनिया। और अगर आपका ज़्यादा स्टेज WBC बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीकोमिया स्टेज में आप आ चुके हैं। कैंसर का भी, ब्लड कैंसर का भी जो पहला स्टेज का नाम होता है उसको हम लोग लीकोमिया स्टेज ही कहते हैं। और पहले मैं इसलिए मैं अब इसको आपको बताऊंगा। पहले मैं कैंसर के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, कैंसर कैसे होता है, अनियंत्रित जब सेल होता है तो कैसे होता है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा माने ये पर तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के द्वारा माने किस तरह से आपके कैंसर सेल को मतलब लेकर के ठिकाना लगाया जाता है। आपको चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके शरीर में रोज सेल डिवीजन जो हो रहा है ना, ये रोज ही आपका कैंसर सेल बन रहे हैं और रोज आपके सैनिक कोशिका यानी कि आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है इन कैंसर कोशिकाओं को अपना ठिकाना लगाता है, यानी कि उसको खा जाता है, उसको मार देता है। यानी कि आपके शरीर से पैदा होने वाला जो माने सेल हैं और जो माने प्री मैच्योर बोलिए है ना, जो मैच्योर नहीं होते हैं माने अपरिपक्व जो सेल होते हैं वो आपके बॉडी में जो काम के नहीं होते हैं उसी को हम कैंसर सेल कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैंसर के बारे में समझाता हूँ, एक डायग्राम बना के समझाता हूँ किस तरह से आपका जो होता है माने कैंसर सेल आपका बॉडी में बनते जाता है। तो सबसे पहले आपको माने किस तरह से सृजन होता है, सृष्टि किस तरह से होता है बच्चा का, उसको देखिए कि माँ का माने क्रोमोजोम और आधा क्या कहें कि माँ का क्रोमोजोम और आधा पिता का क्रोमोजोम मिल करके एक मतलब जाइगोट बनता है, यानी कि पहला सेल का निर्माण होता है ये, ठीक है ना। एक आपका आप लें कि आपका जो है पिता का ये होता है मेल का सिंबल और ये आपका होता है फीमेल का सिंबल। तो इसको क्या है हम लोग ये आपका एक पिता का और माँ का क्रोमोजोम मिल करके एक सेल का निर्माण होता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है ना। ये सेल आपका बीच में क्या हो रहा है मैं नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, इसको मैं शुरू में क्लियर करना चाहूँगा कि आपका इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपका जाइगोट होता है। जो ये जाइगोट के बाद आपका सेल का निर्माण जो हो जाता है, एक ठो सेल पहला सेल बनता है, ये इसका मतलब बिल्कुल ही नगण्य इसका वजन होता है और धीरे धीरे ये क्या होता है, ये जाइगोट जो होता है सेल ये डिवीजन करते हुए सेल डिवीजन करते हुए ये जो सेल बना आपका जाइगोट बना, उसके बाद ये डिवीजन करते करते आपका माने सेल डिवीजन करते करते आपका बहुत ज़्यादा सेल बनता है, बहुत ज़्यादा कोशिका बन जाता है। फिर क्या होता है ऑर्गेन बनता है, सॉरी कोशिका अपने क्लस्टर हो करके वो टिश्यू का निर्माण होता है। फिर टिश्यू मिल करके ऑर्गेन का निर्माण होता है और इस तरह से आपका नाक कान आँख सारा चीज़ बनता है। यानी कि आपका बॉडी वेट जो है माने पैदा होते समय लगभग 3 किलो तक आपका आ जाता है। एक जाइगोट आपका 9 महीना में वृद्धि होते होते माने करोड़ों बोलिए अरब की संख्या में आपका जो सेल बना देता है। और वो आपका ये होता कैसा है, इस बीच में है सेल डिवीजन जिसको हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कोशिका, एक कोई कोशिका है, ये डिवीजन होकर के क्या बनता है, डिवीजन होकर के अब वापस में और कोशिका का निर्माण करता है।
ये अपने डिवीजन होकर के देखिए इस तरह से दूसरा और कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना, और कोशिका निर्माण होता है। इनमें से आपका ये कि जो निर्माण हो रहा है, ये निर्माण होते समय क्या होता है कि एक आध जो होता है मतलब आपका प्री मेच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्व रूप से आपका कोशिका नहीं बन पाता है। देखिए यहाँ मैंने डायग्राम पर दिखाने का कोशिश किया कि एक कोशिका ये है और इस कोशिका से जो है आपका ये इधर दो अलग अलग यानी कि स्वस्थ कोशिका जिसके बीच में आपका केंद्रक वगैरह सारा चीज है, ये स्वस्थ कोशिका का निर्माण हुआ बना। और एक इनमें से जो है ये हमने लाल कलर का थोड़ा बहुत इसमें इंडिकेट कर दिया, तो इसका मतलब है ये जो है आपका माने अपरिपक्व यानी कि अपरिपूर्ण यानी कि एक डैमेज सेल के रूप में ये पैदा हुआ है। जैसे आपका जो कोई भी, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा कि आपका जो फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री से अगर उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो सभी जो है माल एक जैसा नहीं होता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। इस तरह से आपका बॉडी में भी जिस तरह से प्रोडक्शन होता है आपका किसका, सेल का, सेल डिवीजन से, तो एक आध कोशिका जो होता है यानी कि कुछ मात्रा में कोशिकाएं जो होती है वो डैमेज यानी कि अपरिपक्व अवस्था में रहता है। अब ये सवाल है कि अपरिपक्व ये कोशिका जो है, ये अपरिपक्व कोशिका को माने किस तरह से हमारा बॉडी से बाहर होता है, ठीक है ना, किस तरह से हमारा बॉडी बाहर करता है। कहने से आपको पढ़ाया गया है कि हमारा जो WBC होता है, WBC ये इसका माने कोई शेप नहीं होता है, और ये WBC में खास करके जो है आपका मोनोसाइट, ठीक है ना, मोनोसाइट जो होता है ये बिल्कुल ही इसको क्या करता है, डैमेज वाला कोशिका को, ये डैमेज वाला कोशिका को क्या करता है, ये मोनोसाइट आपका खा जाता है, यानी कि इसको डाइजेस्ट कर जाता है। किसको, आपका जो है निकला हुआ कौन सा है आपका ये जो है आपका अपरिपक्व सेल को ये खा जाने का काम करता है आपका मोनोसाइट। तो इस तरह से ये होता है, खा जाता है। ये हुआ पहला डायग्राम। अगर दूसरा डायग्राम पर हम लोग देखेंगे कि आपका कुछ जो होता है ये खा जाता है, और खाने के बाद देखिए खाने के बाद क्या होता है इसका, खाने के बाद ये हो जाता है आपका ये मोनोसाइट है, और खाने के बाद कुछ मतलब यहाँ पर जो है आपका ये जो प्रीमेच्योर जो कोशिका था उसको खा गया, और इसका प्रोटीन को अपने सारे माने सरफेस में ये रख लेता है। सरफेस में ये मैं लाल लाल यहाँ पर जो चिन्हित कर रहा हूँ, ये क्या है, इस सेल को खाने के बाद, इस सेल को, ये सेल को माने खाने के बाद इस तरह से हो जाता है। इस सेल का जो है कुछ कुछ जो प्रोटीन है इसको ये अपने सरफेस एरिया में रख लेता है, यानी कि अपना किनारे में रखा हुआ रहता है। ये किस रूप में, एक मेमोरी के रूप में, ठीक है, याद के रूप में, कि अगर इस तरह से और भी माने प्रीमेच्योर कोशिका बन के हमारा सेल डिवीजन से आए तो उसको हमारा तुरंत से ये पहचान ले कि इस तरह से हमारा माने इसका जो प्रोटीन है इसको ये सरफेस एरिया में रख लेता है, ठीक है ना, यानी कि इसको पहचानने का काम करता है। यानी कि ये जो छोटा छोटा फिर ये अपने पास रख लेता है इन सारे चीज़ों, इसको हम लोग कहते हैं टी सेल, ठीक है ना। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, टी सेल, टी सेल कहते हैं। ये पहचानने का काम करता है, वो किस तरह से उसको पहचानेगा कि दूसरा बार अगर मान लीजिए कोई सेल आ जाता है तो इसको ये टी सेल क्या करेंगे, इसको कहेंगे, सिग्नल देंगे कि आपका एक मतलब आया हुआ है जो माने प्रीमेच्योर सेल है, उसको तुरंत से खा जाइए। यानी कि मोनोसाइट को सिग्नल मिलेगा उसको खाने के लिए और वो तुरंत से खा लेंगे। यानी कि टी सेल पूरी एकदम आपका लगभग एक बार में एक जो कोशिका है, एक मोनोसाइट कोशिका, मोनोसाइट जो आपका WBC है वो मोनोसाइट क्या करता है, लगभग माने 1 घंटा में 5 से 6 हज़ार आपका इस तरह से अगर माने प्रीमेच्योर सेल बना हुआ है तो उसको खा जाता है, यानी कि डैमेज करने का काम करता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा इसका डायग्राम बनाते हैं। इधर दूसरा डायग्राम में देखिए, ये एक मान लीजिए कि ये प्रीमेच्योर सेल है और इन्होंने काफ़ी सेल बनाया, इस तरह से सेल बनाया ये काफ़ी सेल डिवीजन से सेल बनाया, और सेल डिवीजन के बाद एक हमारा इस तरह से यहाँ पर हमारा बन गया पहला बार में कि यहाँ पर आपका प्रीमेच्योर
सेल बना, ठीक है। इसको फिर मान लीजिए आपका जो है ये WBC वीक है या कमज़ोर है, जो भी है कहिए, ये आपका क्या किया, WBC इसको खाने नहीं सका, यानी कि इसका मेमोरी उतना नहीं था जितना, यानी कि आपका अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रीमेच्योर सेल बन रहा है, इस कंडीशन में भी हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में प्रीमेच्योर सेल आपका सेल डिवीजन में निकल रहा है, तो आपका WBC इसको किसी कारण से इसको मार नहीं पाया, यानी कि खा नहीं पाया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर सेल डिवीजन बनेगा, सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन में फिर ये आने और ज़्यादा मात्रा में फिर ये बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से ये भी प्रीमेच्योर और सेल बनाएंगे और इस तरह से बनेगा। इस तरह सेल डिवीजन में बन के ये माने एक अपना संख्या बनाना शुरू कर देगा, और आपका मोनोसाइट सेल जो है इसको खाने में असमर्थ हो जाएगा, यानी कि डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये फिर वापस में जो है जुड़ करके इस तरह से वापस में जुड़ करके ये आपका जो ये सेल हैं, क्या सेल हैं आपके माने डैमेज सेल हैं, ये डैमेज सेल यानी कि कहिए कि प्रीमेच्योर सेल है, एक जगह क्लस्टर हो जाएंगे और क्लस्टर हो करके जमना शुरू हो जाएगा। आप बताइए, आपका जो बॉडी में जो काम था सेल का, आपके बॉडी में जो कोई कोशिका का काम है, कोई ऑर्गन को कोई ऑक्सीजन लेकर के जाता है, या कोई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होता है बनाता है, एटीपी बनाता है ग्लूकोज के साथ ब्रेकडाउन करके, वो आपका प्रीमेच्योर सेल जो है सही सलामत नहीं कर पाता है। नहीं सही सलामत क्या, ये कर ही नहीं पाता है, उल्टा आपके बॉडी से जो है एनर्जी को ये लेते रहता है। आपका बॉडी का एनर्जी को है, ये भी अपना जीवित रहने के लिए प्रीमेच्योर सेल ये आपका बॉडी का एनर्जी को खींचता है, लेता है, लेकिन ये आपका कोई काम का नहीं, केवल ही कहीं पर जाके क्लस्टर बनाना शुरू कर देता है। यही चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका बॉडी में कहीं पर भी अगर आपका फुंसी हो या फूला हुआ हो, यानी कि गांठ हो, तो आप समझ जाइए कि आपका क्लस्टर सेल यहाँ पर सेल जो है, जो माने जिसका काम नहीं है, जो सेल माने अपरिपक्व है, वो सेल आकर के यहाँ पर क्लस्टर बना हुआ होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये है क्या है, अपना सेल डिवीजन करते जाएंगे और आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसी अवस्था को हम लोग जहाँ पर ये होता है जिसका काम नहीं है, ये इस सेल को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग आपका कैंसर, ठीक है। यही कैंसर का मतलब कारण है, कैंसर का ये रूप हो जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ जाता है। यानी कि आपका जो माने अनियंत्रित रूप से जो आपका सेल डिवीजन हुआ, यही कैंसर का कारण हुआ, ठीक है ना। ये अनियंत्रित रूप से जिसको क्या करना चाहिए था, ये एक तो आपका जो है पहला मदर कोशिका जो है वो डिवीजन करके ये प्रीमेच्योर सेल को अगर ज़्यादा बनाता है, ज़्यादा मात्रा में, तो आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट फेलियर हो जाते हैं बार बार पहचानने में, और जिसके चलते आपका यानी कि आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का फेलियर ही कैंसर का कारण बनता है। और इस तरह से आपका अपरिपक्व कोशिका आपस में मतलब मिल करके एक क्लस्टर बनाते हैं, और ये क्लस्टर इसी को हम लोग गांठ कहते हैं, और इस तरह से आपका होता है कैंसर। यही कैंसर का मतलब है। ये आपका हुआ आपका जिसको हम लोग कहेंगे कि ठोस कैंसर, यानी कि बॉडी का कोई कहीं पर होता है। लेकिन आपका देखिए इसी तरह से आपका होता है ब्लड कैंसर, ठीक है। ब्लड कैंसर में भी इस तरह से होता है, इसका भी मतलब ब्लड कैंसर में होता ऐसा है कि आपका जो है ये भी तो एक कोशिका है, ठीक है ना। आप जान जाइए कि ये क्या है, ये जो आपका फाइटर सेल हमने बनाया, ये जो फाइटर सेल हमने बनाया आपका इसको WBC को, ये फाइटर सेल जो है ये भी कोशिका है, ये भी आप डिवीजन करता है, ये भी बढ़ता है। तो इसका अगर अनियंत्रित रूप से आपका डिवीजन हो जाए, बटे है ना, बटना शुरू हो जाए, इसका भी अगर मान लीजिए प्रीमेच्योर कोशिका बने, परिपक्व कोशिका बनते जाए,
तो ये भी जा कर के क्या होता है आपका WBC यानी कि आपका अपरिपक्व WBC जो ज़्यादा मात्रा में आपका, आप जानिए कि आपका जो होता है 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए WBC, लेकिन जितना अधिक अगर मान लीजिए बढ़ा हुआ है, आप स्वस्थ हैं और आपका बढ़ा हुआ है, तो आप जानिए कि आपको धीरे धीरे वो कैंसर की ओर अग्रसर है, वो कैंसर की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है। यानी कि WBC माने जो प्रीमेच्योर WBC बन रहा है जिसका कोई काम नहीं होगा। WBC का क्या काम है? इस तरह का सेल को खा जाना, इस तरह का सेल को खा जाना, लेकिन ये जो है WBC और आपका प्रीमेच्योर WBC रहेगा तो ये वो सेल को नहीं खा पाएगा, और वो आपका जो प्रीमेच्योर WBC है यानी कि आपका केवल आपका ब्लड में मौजूद है लेकिन उसका कोई रोल नहीं होगा, इस तरह का WBC होगा। और यही सब बढ़ करके आपका संख्या 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। यानी कि आप मतलब यानी कि आप इस स्टेज को हम लोग क्या स्टेज कहें? लीकोमिया स्टेज। आप लीकोमिया स्टेज में आ गए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए होता कैसा है, ब्लड कैंसर में परेशान कैसे होते हैं, तो हम दिखाएंगे आपको। जो कि आपका WBC अगर मान लीजिए ये अनियंत्रित रूप से बढ़ गया है, और WBC का यानी कि आपका फाइटर सेल जो है, जो आपको रक्षा करने के लिए था, वही आपका कैंसर बन के भक्षक का काम करेगा। किस तरह से करता है? तो ये प्री मैच्योर रूप से वो बढ़ना शुरू हो जाता है, माने जिसका रोल नहीं है, केवल WBC है, लेकिन वो WBC खंडित अवस्था में रहेगा, और ये आपका WBC का जो काम है वो नहीं कर पाता है WBC। तो आपका देखिए WBC में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो है आपका प्रत्येक सेल में जो होता है, प्रत्येक कोशिका में लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम यानी लाइसोसोम इसको कहते हैं, जिसको आप लोग पढ़े होंगे कि इसको आत्मघाती की थैली या फिर सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। इसके भीतर जो है कोई प्रत्येक कोशिका में जो होता है लाइसोसोम होता है, एक थैली नुमा आकार होता है इसका लाइसोसोम का, और इस थैली नुमा में बहुत ज़्यादा मात्रा में माने एंजाइम जो है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है भरा होता है, और हाइड्रोलाइटिक काफ़ी एसिडिक होता है, ठीक है ना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है माने बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका pH जो वैल्यू होता है ये 4 से 5 के बीच होता है, ठीक है ना। 4 से 5 यानी कि आप समझ सकते हैं 7 से नीचे है, और 4 से 5 मतलब ये छूने से क्या है, बिल्कुल जल जाने का यानी कि जला देने का क्षमता रखता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये क्या करता है, यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है रक्षक का काम हमेशा किस तरह से कर रहा था, जो भी आपका माने आता है आपके जीवाणु या फिर कोई ऐसा सेल जो बन गया, ऐसा सेल जो हमारा बॉडी को आवश्यकता नहीं है, यानी कि खराब सेल का निर्माण हुआ है, तो उसको यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है खा जाता है, यानी कि जला देता है, मार देता है, भस्म कर देता है। इस तरह से करता है। ज़्यादा आपका चर्चा कर रहे थे हम लाइसोसोम पर। अगर मान लीजिए आपका ज़्यादा प्रीमेच्योर सेल बनता है बॉडी में, तो स्वाभाविक रूप से उसमें भी प्रीमेच्योर सेल में भी लाइसोसोम होगा, और वो लाइसोसोम थैली जो है वो भी प्रीमेच्योर रूप में होगा। ज़्यादा WBC मतलब आपका ज़्यादा लाइसोसोम, ठीक है ना। ज़्यादा लाइसोसोम मतलब आपका ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बनेगा। और आपका बॉडी में ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होने से क्या है, वो एक बार में या बीच बीच में वो अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है आपका क्या लाइसोसोम जो है वो अगर ब्रस्ट करता है, फटता है, यानी कि वो अपने आप में आत्मघाती थैली है, मतलब वो अपने आप में ख़त्म होने का क्षमता रखता है। तो क्या है, वो फटता है, और फटने के बाद आपका ज़्यादा WBC से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी निकलेंगे, और आपका माने जो अच्छा सेल है, जो WBC फाइटर सेल के रूप में आपका बॉडी में काम कर रहा था, सभी को यानी कि आपका जितने जो भी सेल उस कांटेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे, सभी को मार देता है। और मारने के बाद क्या होता है, देखिए आपका ब्लड जो है इस तरह से ये ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बहते जा रहा है, इसको क्या कहता है, सबको डैमेज करने के बाद ये डैमेज जिस तरह से अगर कर देता है, मार देता है इस कोशिका को,
इसके संपर्क में जो भी कोशिका आता है उसको मार देता है। तो मारने से क्या होता है, इसका जो आवेश इसका जो होता है किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा, किसी प्रकार का इसमें आवेश नहीं होगा। और आवेश नहीं होने के चलते, आवेश यानी कि किसी प्रकार का इसमें आयन नहीं होगा। तो आयन नहीं अगर होता है तो ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है मृत सेल, यानी कि आपका जो लाइसोसोम के द्वारा खामोखा मार दिया गया है, जो अच्छा सेल को भी मार दिया गया, वो आपस में जुड़ करके आपका ब्लड को माने गाढ़ा कर देते हैं। यानी कि ब्लड में आपका ब्लड का जो है इसमें बहाव भी ये हो जाता है और प्रभावित होता है। जो फ्लो है ब्लड का, ये ब्लड गाढ़ा हो जाने से इसका फ्लो कमज़ोर हो जाएगा और ये ठीक से बहाव नहीं होता है। और यही दुष्परिणाम आपका ब्लड कैंसर में होता है, ठीक है ना। ब्लड कैंसर यानी कि WBC अधिक मात्रा में बढ़ना, ये ब्लड कैंसर को जन्म देता है। यानी कि ज़्यादा मात्रा में, जिसको हम लोग लीकोमिया स्टेज कह रहे हैं, वही आपका ब्लड कैंसर का कारण बनता है। ये तो हुई WBC की अधिकता और कम होने से जो रोग उत्पन्न होता है उस पर हमने चर्चा किया। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेटलेट के बारे में, ठीक है ना। प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या होता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट को हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसको बिंबाणु कहा जाता है, बिंबाणु, ठीक है ना। प्लेटलेट को बिंबाणु कहा जाता है हिंदी में। और देखिए कंफ्यूज कीजिएगा, कभी कभी होता है कहीं कहीं रुधिराणु लिखा रहता है, ठीक है ना। रुधिराणु लिखा रहने से आप मत समझ जाइए कि ये बिंबाणु है। रुधिराणु का मतलब आपका तीनों सेल को आपका बता रहा है कि यानी कि रुधिर का अणु, ठीक है ना। रुधिर का अणु को ही रुधिराणु कह रहा है, यानी कि तीनों सेल को बताया जाता है। तीनों सेल यानी कि WBC, आपका RBC और प्लेटलेट, ये तीनों को मिला करके रुधिराणु कहा जाता है। और इसको आपका प्लेटलेट को हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्लेटलेट का निर्माण कहाँ पर होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लेटलेट का निर्माण कहाँ पर होता है। तो प्लेटलेट का निर्माण जो बोलिएगा कि आपका जहाँ पर सर आपका ब्लड का निर्माण होता है वहीं पर आपका प्लेटलेट का भी निर्माण होना चाहिए। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। आपका जो निर्माण होता है ब्लड, ये बोन मेरो में जो निर्माण होता है ब्लड का, तो यहीं पर आपका प्लेटलेट का भी निर्माण होता है। यानी कि निर्माण अगर इसका बनता कहाँ पर पूछा जाए तो इसका होता है ये बोन मेरो में बनता है, ठीक है ना। बोन मेरो में आपका बनता है। इसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है, अस्थि मज्जा में ये बनता है। और बनने के बाद इसका क्या होता है कि ये जो जीवित कोशिका है उसको माने निश्चित तौर पर एक दिन मरना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका कितना दिन का लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन कितना दिन होता है कहने से, जिस तरह से आपका RBC 120 दिन तक सरवाइव करता है और आपका कर रहा था, और आपका WBC जो है 2 से 4 दिन, इस तरह से इसका लाइफ स्पेन है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन तक ये सरवाइव करता है आपका प्लेटलेट, सरवाइव करता है। देखिए पहला तो ये प्लेटलेट को हम लोग साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इसको ये तीसरा में ही लिखते हैं। चलिए, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम इसको किस रूप से ये बोला जाता है कहने से ये होता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। जिस तरह से RBC को हमने क्या कहा था, RBC को हमने आपका इरिथ्रोसाइट कहा और WBC को ल्यूकोसाइट कहा। इस तरह से प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बोसाइट, इसको हम लोग आगे जाएंगे। देखिए थ्रोम्बो का मतलब ही होता है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए,
थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना। और उसके बाद आपका कितना होना चाहिए, मेल और फीमेल में इसका क्वांटिटी जो है बराबर होता है, और इसका मेल और फीमेल में कोई इसका क्वांटिटी में अंतर नहीं होता है। जैसे आरबीसी में अंतर हो रहा था, इस तरह से मेल फीमेल में इसका अंतर नहीं होता है। इसका क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी को अगर देखें तो क्वांटिटी इसका होता है आपका 4.5 लाख। इसका संख्या कितना में होता है, लाख में। 4.5 से आपका मतलब 4.5 से ये 5.5, हाँ 5.5 लाख पर 100 ml HB, पर 100 ml HB फॉर हीमोग्लोबिन। मतलब आपका 100 ग्राम 100 मिलीलीटर जो है खून में आपका 4.5 से 5.5 लाख आपका प्लेटलेट होना चाहिए। ये आपका मतलब ये है। अगर हम लोग रेशियो का बात करेंगे कि WBC RBC और आपका प्लेटलेट का रेशियो क्या होता है, तो आपका आप जानिए कि इसका प्लेटलेट आपका रेशियो पूछा जाए तो RBC WBC और आपका RBC WBC और प्लेटलेट इसका रेशियो क्या होता है कहने से, जो है आपका जहां आपका 600 RBC होगा वहीं पर WBC जो है आपका 1 होता है, और प्लेटलेट कितना होना चाहिए, 40, ठीक है। ये 600:1:40 इस तरह से आपका होता है। RBC जहां 600 वहां WBC 1, वहीं पर प्लेटलेट कितना होना चाहिए, 40। ये रेशियो हमारा बॉडी में होता है। और इस तरह से अगर आपका इसका आकार पूछा जाए किस आकार का होता है, इसका शेप किस तरह से होता है, किस डिजाइन का होता है, तो इसका शेप जो होता है राउंड शेप यह होता है। इसका आकार गोलाकार होता है, इसका आकार बिल्कुल गोलाकार होता है। किसका, आपका प्लेटलेट का। और इस प्रकार से आपका प्लेटलेट का अगर फंक्शन पूछा जाए, अब हम लोग जाएंगे फंक्शन पर, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे फंक्शन, इसका जो है आपका प्लेटलेट का फंक्शन पर। तो प्लेटलेट का हमने दूसरा नाम क्या बताया आपको, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना। इसका हम लोग फंक्शन पर जहां पर बात करेंगे तो आप जान जाइए कि इसका नाम में ही इसका फंक्शन इंडिकेट हो रहा है। ये नाम में इंडिकेट हो रहा है, मतलब आपका जो है थ्रोम्बो जो होता है ना, ये थ्रोम्बो जो है, थ्रोम्बो का अर्थ होता है कि आपका कोई भी चीज को माने क्लोट करना, यानी कि थक्का जमाना। थ्रोम्बो का अर्थ क्या होता है, इस थ्रोम्बो का अर्थ होता है थक्का जमाना। मतलब इसका क्या काम है, फंक्शन क्या है कहने से, ब्लड को क्लोट करने का काम है, ब्लड को थक्का जमाने का काम है। आप याद कीजिए कि जब हमने बताया आपको कि आपका जो प्लाज्मा में जो होता है आपका एक माने जो विशेष जो प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग आपका जो है आपका जो प्रोटीन था, जिसको जो ब्लड को थक्का जमाने में जो काम करता है, यानी कि आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो था, उसको उस पर हमने चर्चा किया था कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो आपका ब्लड को क्लोट करने में सहायता करता है। तो इस तरह से ये जानिए कि इसका माने अकेले तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो माने क्लोट करने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा। और ये प्लेटलेट में ये सारा गुण जो होता है आपका जो होता है ज़्यादा सारा जितना इसमें इसके भीतर जो फैक्टर होता है, ये आपका जो फैक्टर है वो आपका क्लोट करने के लिए सारा फैक्टर मौजूद होता है, जो ब्लड को क्लोट करने का आवश्यकता है। आपका क्लोट कहाँ होता है, शरीर के अंदर क्लोट होता है क्या, नहीं, शरीर के अंदर सर नहीं क्लोट होता है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर क्लोट हो जाएगा तो हमारा माने रक्त संचालन जो है, रक्त परिसंचरण बाधित हो जाएगा, और वो हमें मतलब हार्ट अटैक हो सकता है ब्लड वेसल्स में अगर जम जाता है, या कोई भी और अन्य डिजीज होता है जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जानिए कि आपका जो है प्लेटलेट का काम है ब्लड को थक्का करना, कहाँ, आउटर साइड ऑफ द बॉडी, आउटर साइड ऑफ द बॉडी में इसको थक्का करने का काम है आपका
ये का, तो ये आपका थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट का। तो थक्का करने का कौन कौन सा फैक्टर मौजूद हैं, ये जो है थक्का करने का जो जो फैक्टर मौजूद हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो थक्का करने का जो इस पर ये प्लेटलेट पर मौजूद होता है फैक्टर, तो ये जो फैक्टर है पहला 1 नंबर में होता है, पहला 1 नंबर में कैल्शियम। आप लोग सुने होंगे कि हमारा नाखून में कैल्शियम होता है, बाल में कैल्शियम होता है, हड्डी में कैल्शियम होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो कोई बात नहीं, आपका ब्लड में भी कैल्शियम होता है, ठीक है ना। ब्लड में भी कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम खनिज पदार्थ के रूप में जो कैल्शियम मौजूद है, ये खनिज पदार्थ मिनरल्स जो है आपका प्लेटलेट में मौजूद होता है, प्लेटलेट में रहता है। और ये कैल्शियम जो है आपका ब्लड को थक्का जमाने में काम करता है, थक्का जमाने का इसका काम है, ठीक है, कैल्शियम। और दूसरा फैक्टर क्या है, हमने आपको बताया कि दूसरा फैक्टर, ये आपको अगर सवाल किया जाए कि कौन सा खनिज पदार्थ आपका ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, तो आप सीधा आंसर दीजिएगा कि कैल्शियम होता है। जो खनिज पदार्थ है वो हमारा ब्लड में होता है और वो ब्लड को थक्का जमाने में काम करता है, ठीक है ना। कहाँ थक्का जमाने का काम करता है, आपका आउटर साइड ऑफ द बॉडी। उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर है विटामिन। एक विटामिन है जो आपका ब्लड को क्लॉट करने में, थक्का जमाने में काम करता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है ये आपका थक्का जमाने का काम करता है। बताते कि विटामिन के को हम लोग बाहर से कहीं से नहीं लेते हैं, बाहर से भोजन के साथ हम लोग खा करके इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये विटामिन जो है हमारा बॉडी में ही निर्माण होता है। बॉडी में ही कहाँ पर निर्माण होता है, आपका आंत में निर्माण होता है, छोटी आंत में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना, विटामिन के। इसको हम लोग आगे विटामिन चैप्टर जब पढ़ेंगे, विटामिन क्लास में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जान जाइए कि विटामिन के जो होता है एक फैक्टर है जो प्लेटलेट में पाया जाता है। और ये विटामिन के भी हमें माने रक्त को थक्का जमाने का काम करता है, यानी कि थक्का जमाने में सहयोग करता है। इसके बाद कुछ हमने पढ़ा, जो कि इसके बाद हमने जो पढ़ा, इसके बाद हम कुछ प्रोटीन के बारे में हमने जिक्र किया। आपका याद होगा आपको ये में जो प्लाज्मा का क्लास मैंने लिया, तो प्लाज्मा में क्या था, एक कुछ प्रोटीन था आपका। 5 प्रोटीन का नाम लिया था हमने। 5 प्रोटीन में से मुख्य प्रोटीन जो था आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो आपको थक्का जमाने का सहयोग करता है। तो उस तरह से 5 प्रोटीन जो है, 5 प्रोटीन्स जो हैं ये आपका ब्लड को क्लॉट करने में सहयोग होते हैं। 5 प्रोटीन कौन कौन है, पहला आपने क्या पढ़ा, थ्रोम्बिन प्रोटीन। दूसरा क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। और तीसरा आपका क्या था, फाइब्रिन प्रोटीन। और चौथा आपका था फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और चौथा था, 5वां था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ये आपका 5 प्रोटीन है। और आपका विटामिन के और कैल्शियम, ये मिल करके आपका प्लेटलेट बना हुआ है। ये जो है प्लेटलेट है। और प्लेटलेट यही माने इतने फैक्टर हैं, कैल्शियम, विटामिन के और ये 5 प्रोटीन जो होता है ब्लड को थक्का बनाने में, थक्का जमाने में सहयोग होता है, यानी कि थक्का जमाने का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है प्लेटलेट का, कि थक्का जमाने का। तो अगर आप बोलिएगा सर ये सारा फैक्टर जो सारा चाहिए आपका ब्लड जमाने के लिए, जो इतने फैक्टर हैं, ये सारा फैक्टर मौजूद है हमारा प्लेटलेट में सारा फैक्टर मौजूद है ब्लड को थक्का जमाने के लिए। तो ये अंदर ही हमारा ब्लड थक्का क्यों नहीं हो जाता है,
ठीक है, आप सवाल कीजिएगा या फिर आपका मन में सवाल घूमता होगा कि सर ये जब सारा फैक्टर मौजूद है ब्लड में थक्का जमाने का, तो ये आउटर साइड ऑफ द बॉडी में ही क्यों हमारा थक्का बनता है, क्लोट बनता है। ये तो आपका अंदर में भी बन सकता है, किसी दिन आपका प्लेटलेट का मूड हुआ और वो अंदर ही थक्का बना लिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब आप वही सोचते होंगे कि ये सारा चीज़ जब हमारा बॉडी में है तो क्यों नहीं हमारा ये में अंदर ही आपका ब्लड क्लोट हो जाए, क्लोटिंग हो जाए। तो इसका आंसर ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मतलब हमारा एंटी माने क्लोटिंग फैक्टर भी हमारा बॉडी में पाया जाता है। और वो एंटी क्लोटिंग फैक्टर क्या है इसको जानिए। एंटी क्लोटिंग फैक्टर यानी कि आपका हेपरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। हेपरिन कहिए या हेपारिन कहिए, ये नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है बॉडी में, जो आपको जो लीवर के द्वारा इसको बनाया जाता है। इस प्रोटीन को लीवर के द्वारा, उसको हम बाहर से खा करके नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। लीवर के द्वारा ये प्रोटीन को बनाया जाता है, हेपरिन प्रोटीन को। और ये हेपरिन प्रोटीन जो है आपका यानी कि हेपरिन जो है वो आपका ब्लड को माने ये सारा जो फैक्टर रहते हुए भी आपका कैल्शियम है, विटामिन के है और ये पांचों प्रोटीन है, ये सारा को मतलब एक साथ जुड़ने नहीं देता है और ये काम करने के लिए नहीं देता है। यानी कि ये माने हेपरिन जो होता है एंटी क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है, ठीक है। हेपरिन जो है आपका एंटी क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है और ये जमने नहीं देता है। लेकिन किस कंडीशन में कहिए, अगर हेपरिन आपका हम मतलब क्या क्लियर हो रहा है कि आपका ये जितना सारा फैक्टर है माने क्लोटिंग फैक्टर, उससे ज़्यादा आपका बॉडी के अंदर जो है उससे ज़्यादा हेपरिन प्रोटीन जरूर ही माने एंटी क्लोटिंग फैक्टर है ज़्यादा, तब तो आपका ये जमने नहीं देता है, ठीक है। तो एंटी क्लोटिंग फैक्टर इससे ज़्यादा होता है, माने आपका प्लेटलेट से ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो आपका माने अंदर में ब्लड को क्लोटिंग होने के लिए नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है देखिए, अब हम लोग ये आप जान जाइए कि प्लेटलेट का क्या काम है। प्लेटलेट का फिर इसको हमारे एक बार दोहरा देते हैं, आपको क्या क्या बताया। प्लेटलेट बनता है आपका बोन मेरो में, इसका लाइफ स्पेन होता है 8 से 10 दिन। इसका पुनः निर्माण कहाँ होता है, कहने से वही ब्लड में ही होता है। इसका कहीं ये माने रीजनरेट होने के लिए नहीं जाता है। इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, कहने से थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बो का अर्थ क्या होता है, थक्का जमाना। इसमें क्वांटिटी कितना होता है 4.5 to 5.5 मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। इसका डेड कहाँ पर होता है, मरता कहाँ पर है, ये ब्लड में ही मरता है। इसका अनुपात क्या होता है, आरबीसी जहाँ 600 वहाँ पर डब्ल्यूबीसी 1 और प्लेटलेट 40। आकार इसका किस तरह से होता है, इसका आकार गोलाकार होता है, इसका शेप गोलाकार होता है यानी कि राउंड शेप होता है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है आपका ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, यानी कि ब्लड का क्लोटिंग फैक्टर के रूप में ये रहता है और ब्लड को जमाने का काम करता है। कहाँ पर, ये आउटर साइड ऑफ द बॉडी, जहाँ पर आपका एंटी क्लोटिंग फैक्टर जो है आपका हेपरिन नहीं रहेगा, वहाँ पर आपका ब्लड को थक्का जमाने का ये काम करेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर। ये आप क्यों नहीं होता है, आप वही सवाल कीजिएगा कि आपका जो होता है, अगर मान लीजिए आपका हेपरिन अगर कम हो जाए बॉडी में तो ये अंदर में ही थक्का जम जाता है। किस तरह से होता है इसको हम लोग ये डिजीज में चर्चा करेंगे। इसका जो है कम या ज़्यादा होने से क्या क्या बीमारियां हो सकता है। तो कम और ज़्यादा होने से देखिए इसमें क्या बीमारियां हो सकता है। अगर आपका प्लेटलेट बॉडी में कम हो जाता है, थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं कि आपका अगर प्लेटलेट अगर आपका बॉडी में कम हो जाए, ये सिंबल जो है कम होने का सिंबल है। प्लेटलेट अगर आपका बॉडी में कम हो जाए, ठीक है, आपका बॉडी में प्लेटलेट की संख्या कमी हो गई तो आपका क्या होगा बताइए। अगर प्लेटलेट कमी हो गई मतलब आपका क्या हो जाएगा, नो ब्लड क्लोटिंग। पहला नंबर क्या होगा, अगर आपका कम हो जाता है तो वो मतलब आपका अगर थोड़ा सा कहीं कट फट जाए तो आपका प्लेटलेट जो है कम आप अगर है तो आपका पहला क्या होगा कि माने ब्लीडिंग होगा।
ब्लीडिंग जो होगा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज, ब्लीडिंग इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। ब्लीडिंग इंक्रीज, अगर प्लेटलेट आपका कम होता है, यहाँ लिख ही देते हैं कमी, ठीक है, प्लेटलेट का जो कमी होगा, कमी होने से क्या है, माने ब्लीडिंग आपका बढ़ेगा, कट फट जाएगा, तो जल्दी से आपका क्लोट नहीं होगा, जल्दी से, बहुत कम मात्रा में है तो आपका क्लोट ही नहीं होगा ब्लड, ठीक है ना। तो इसको एक नंबर में ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा नंबर में आप क्या पाइएगा, इसमें क्या होगा, आपका जो है क्लोट होने का क्षमता, मतलब नो ब्लड क्लोटिंग, नो ब्लड क्लोटिंग, ये आपका जो है ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया, ठीक है, इस बीमारी को कहते हैं हम लोग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यानी कि आपके भीतर माने जो है आपका इसको क्या है, क्षमता जो होता है आपका, अगर प्लेटलेट कमी हो गया तो क्या है, हीमोफीलिया नाम का बीमारी होगा, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया नाम का बीमारी होगा। हीमोफीलिया मतलब आपका ब्लीडिंग क्या है, ज़्यादा होगा और इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। इसको रॉयल डिजीज के रूप में जाना जाता है। ये जो है इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले ये बीमारी हुआ था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये आनुवंशिक बीमारी है जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये जाता है, यानी कि प्लेटलेट की कमी जिस इंसान को होगा उसको हीमोफीलिया कहेंगे। और हीमोफीलिया में क्या होगा, आपका ब्लड जो है कहीं पर थोड़ा सा कट फट जाए तो वो बहना माने बंद नहीं होता है, रुकता नहीं है, बहते जाता है। इतना कि आपका अगर बहुत मात्रा में प्लेटलेट कमी हो गई, प्लेटलेट बनना बंद हो गया, तो आपका क्या है, पसीना के जगह आपका खून भी स्रावित हो सकता है। पसीना के साथ साथ आपका खून भी स्रावित होगा, क्योंकि इसमें जैसे ही आपका प्लेटलेट कमी हो जाएगा, प्लेटलेट कमी हो गया तो वो उसमें हीमोफीलिया नाम का बीमारी आपको हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग, ये हुआ आपका प्लेटलेट कमी। और दूसरा जाएंगे, प्लेटलेट आपका, प्लेटलेट जो है आपका इंक्रीज हुआ यानी कि ज़्यादा हो गया। आपका बॉडी में अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा मिलेगा प्लेटलेट, तो आपको क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। प्लेटलेट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जानिए निश्चित तौर पर, अगर आपका प्लेटलेट ज़्यादा, उसका मतलब आपका हेपरिन जो है, लीवर जो बनाया है वो निश्चित रूप से कम होगा। प्लेटलेट ज़्यादा यानी कि हेपरिन कम, तो हेपरिन अगर आपका कम है और प्लेटलेट ज़्यादा हो जा रहा है, बॉडी में ज़्यादा बना हुआ है प्लेटलेट, तो क्या है, निश्चित तौर पर आपका हेपरिन अगर कम हो जाएगा तो एंटी क्लोटिंग जो फैक्टर हेपरिन होता है वो अपना काम माने सही ढंग से नहीं कर पाएगा। यानी कि ब्लड को, उसको क्या करना था, ब्लड को जमने नहीं देना था अंदर में, और वो हेपरिन अगर कम हो गया और प्लेटलेट ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, आपका माने बॉडी के अंदर ही ब्लड जो है जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर ही क्लोटिंग हो जाना शुरू होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लोटिंग ब्लड इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। आपका ब्लड अंदर में ही जमना शुरू हो जाएगा, क्लस्टर बनना शुरू हो जाएगा, जम जाएगा। तो आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए आपका बॉडी के अंदर जो है, आपका अगर अंदर में क्लोट हो जाता है, आपका ब्लड वेसल्स में अगर क्लोट हो जाता है, किसका, प्लेटलेट ज़्यादा होने की वजह से, तो आपका जो है इस बीमारी को, इसमें क्या होगा, आपको हार्ट अटैक का संभावना होगा। आपका दूसरा होता है ये माने आपका नस जो फटने का यानी कि ब्लास्ट होने का काम होगा। आपका नसें जो है यानी कि सीरा धमनी जो है ये फटने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसको जो फटता है, इसको जो बीमारी होता है, इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक, इस बीमारी को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिक, यानी कि सीरा और धमनियाँ फटने का चांस होता है अगर आपका अंदर में ही मैंने क्लोटिंग हो जाएगा। आपका अगर पहला है ये अगर कमी हो जाता है
कि आपका प्लेटलेट कमी हो जाता है तो क्या होगा, ब्लीडिंग इंक्रीज, बाहर में खून बहन ज़्यादा बहेगा और नो ब्लड क्लोटिंग, और ब्लड आपका बाहर में भी मतलब क्या क्लोट नहीं होगा, जिसके चलते इंक्रीज होगा। और उस बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, हीमोफीलिया। ठीक है, ये रॉयल डिजीज है। और इस तरह से दूसरा केस है, प्लेटलेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा हो जाने से क्या होगा आपका, तो आपका निश्चित तौर पर आपका हेपरिन प्रोटीन कम होगा, और हेपरिन प्रोटीन जहाँ पर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगा अंदर में ही आपका, और उस बीमारी को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक। ब्लास्टिक मतलब फटना, और थ्रोम्बो का मतलब आप जान ही रहे हैं, क्लोटिंग होता है ब्लड, और क्लोटिंग होने के बाद फटना, क्या फटना, धमनी और जो सिरा फटता है उसी का हम लोग थ्रोम्बोब्लास्टिक कहते हैं। यानी कि थ्रोम्बो फटता है, और इसमें क्या है, हार्ट अटैक का भी चांस होने का चांस है। हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि अगर ब्लड वेसल्स में कहीं पर रुकावट हो जाता है, कहीं पर अगर जम जाता है ब्लड, तो क्या है, वो ब्लड हार्ट अटैक होने का भी संभावना इसमें बढ़ जाता है। तो ये रहा दो गो ये बीमारी आपका कम और ज़्यादा होने का। मैंने आपको ब्लड का चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ही दिया है ना। ये दोनों बीमारी के साथ साथ इसको आपको जितने भी जानकारी मिला, मेरे हिसाब से मैंने आपको जितना भी बताया आपका परीक्षा के लिए, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। और इसको मैं एक बार नेक्स्ट जो रविवार है उसको मैं फिर से इस पर रिव्यू करते हुए, मतलब आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट रविवार को क्या करना है, आपको तैयार रहना है कि आपको माने जितने भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया हार्ट का, आपका ब्लड वेसल्स का, और ब्लड वेसल्स के बाद जो है आपका ब्लड का, ब्लड में सारे कंपोनेंट WBC RBC और आपका प्लेटलेट के साथ साथ जो द्रव भाग है, द्रव पदार्थ का जो ब्लड का जो है द्रव भाग है, जो प्लाज्मा, उसको भी हमने बढ़िया से बताया आपको। ये आप तैयार रह जाइएगा संडे को कि पेन और पेपर लेकर के मैं आप सभी का मतलब आप अपने आप में समीक्षा कीजिएगा कि कितना मैंने जाना। ये सारे उस क्लास में जो है रविवार का क्लास, नेक्स्ट रविवार में जो होगा उसमें आप सभी को मतलब केवल सवाल और जवाब, इसमें किस तरह से परीक्षा में सवाल आएगा और किस तरह से आपको इस चैप्टर का कंप्लीट जवाब देना है, इसमें लगभग मैं कोशिश करूँगा माने 100, 150, 200 तक क्वेश्चन मैं आपको करूं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और उसमें सारा उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को मतलब फिर एक बार मेरा सप्रेम नमस्कार।